हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 151 शेरगिल वीएस मल्होत्रा। श्रेया निहाल की बात सुन पा रही थी। निहाल उससे कह रहा था कि वो वंश को श्रेया से अलग नहीं करना चाहता और इस बात पर असलियत में श्रेया को भरोसा भी होने लगा था, क्योंकि उसे निहाल पर भरोसा होने लगा था। लेकिन वंश के नामे में शेरगिल का नाम जुड़ना फिर भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम जुड़ने के बारे में नहीं बल्कि मल्होत्रा नाम के निकलने की भी बात थी। और फिर बात वंश के परिवार की भी थी। जहां श्रेया का परिवार वंश के बारे में जानता तक नहीं था, वहीं निहाल के परिवार ने वंश के लिए अपने घर में और दिल में जगह बना ली थी। ऐसे में पहले ही श्रेया को निहाल का जुड़ाव उसके पिता के परिवार से ज्यादा लग रहा था। ऐसे में नाम बदलने का मतलब श्रेया के लिए हार मान लेने जैसा होता। श्रेया अपने डर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो और भी पैनिक हो रही था। आखिर में कुछ शांत होते हुए श्रेया निहाल की दी हुई चेयर पर बैठ गई और उसने लंबी सांस खींचकर खुद को थोड़ा शांत होने का मौका दिया। निहाल भी अब श्रेया के सामने एक दूसरी चेयर खींचकर बैठ गया और उसने कहा, श्रेया, वंश तुम्हारा बेटा है। तुमने जिन हालातों में उसे जन्म दिया है, उसके बारे में मैं जानता हूँ, सब जानते हैं। वंश खुद भी ये जानता है। इसलिए तुम्हारा हक वंश पर हमेशा ही पहले रहेगा। वैसे भी एक बच्चा अपने माँ से ही सबसे ज्यादा अटैच्ड होता है, लेकिन तुम इतना तो समझती हो ना कि आखिर में वंश मेरा भी बेटा है। इस परिवार का वारिस है वो, और कभी ना कभी तो उसे अपने पूर्वजों के नाम से जुड़ना ही होगा। मेरे नामे से जुड़ना होगा। आफ्टर ऑल दुनिया का हर इंसान अपने पिता का नाम जानता है और उसे हक से अपने नाम से जोड़ लेता है। संसार का ये बहुत ही अहम नियम है। हम सब की सिक्योरिटी और सेफ्टी इसी बात से जुड़ी होती है। मैं वंश को वही सेफ्टी देने की कोशिश कर रहा हूँ। निहाल ने अपनी बात बड़ी ही धीमी आवाज में और नम्रता के साथ कही थी, इसी उम्मीद में कि श्रेया उसकी बातों को किसी भी तरह से बस सुन पाए। पर श्रेया का दिमाग उसे रिलैक्स होने का मौका ही नहीं दे रहा था। नहीं निहाल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने पिता का नाम लेना ये सब कल की बातें हैं। अगर मैं चंडीगढ़ नहीं लौटती और हम एक दूसरे से नहीं मिलते तो क्या होता? क्या वंश की जिंदगी आगे नहीं बढ़ती? क्या वंश को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलने से उसके लिए कुछ बुरा हो जाता है? बताओ ना। वो तो वंश का नसीब था जो उसे तुम मिल गए, लेकिन ऐसे और भी तो कई बच्चे हैं ना जिन्हें ऐसा नसीब ही नहीं मिल पाता। और वैसे भी तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम मेरे कुछ नहीं लगते। इसका मतलब है कि वंश का ऑफिशियल रिश्ता भी हम दोनों में से किसी एक के साथ हो सकता है, और जिसका नाम उसके नाम के पीछे जुड़ेगा, वही उसका रिश्ता बन जाएगा, वही उसका परिवार बन जाएगा। और फिर मैं कहीं खो जाऊंगी इस भीड़ में। श्रेया अच्छे से जानती थी कि उसके बेटे के जिंदगी में सिर्फ एक वही थी जिसने उसे बड़ा किया था, जो उसका भला सबसे ज्यादा सोचती है। और ऐसे में निहाल के परिवार का वंश के वजूद से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हम इस बारे में अभी और बात नहीं करते हैं। निहाल ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए ये बात कह दी। उसे श्रेया अपने सामने बैठी दिख रही थी और जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे श्रेया अपने आप में और भी सिकुड़ती सी चली जा रही थी। श्रेया नर्वस थी और निहाल को अटैक करने के लिए किसी शेरनी की तरह तैयार थी। ऐसे में कोई भी जरूरी बात कर पाना मुश्किल था। निहाल समझता था कि ये श्रेया के लिए एक बड़ी बात है और एक ही बार में इसका सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। उसे खुद को और श्रेया दोनों को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। पर इसी के साथ निहाल एक दूसरी बात के बारे में भी शो हो गया। उसने मन ही मन सोचा, एक ना एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगा श्रेया, तुम्हें शेरगिल नाम से जोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन वंश के सरनेम की बात ही नहीं रह जाएगी। अगर मुझे अपनी जिंदगी बितानी है तो ऐसे ही बितानी है। एक दिन तुम और मैं एक ही परिवार का हिस्सा होंगे, ना कि दो अलग परिवार। इसी वक्त वंश दौड़ते हुए आउट हाउस में आया। उसने श्रेया के अंदर पहले ही जो बेचैनी महसूस की थी, उस बेचैनी ने ही उसे श्रेया की चिंता करने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए नन्हा सा वंश अपनी दादी से जिद करके भाग आया था अपनी मम्मा के पास।
मम्मा, मम्मा, आप ठीक हो ना? वंश ने श्रेया को गले से लगाते हुए कहा। श्रेया ने इस बार अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल करते हुए अपने बेटे की पीठ पर थपकियां मारते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, आप मम्मा के बारे में परेशान हो रहे हो क्या? वंश ने इस बार श्रेया की छाती से दूर हटते हुए उसके गालों पर अपना हाथ रखा और श्रेया की आंखों में झांक कर कहा, हाँ मम्मा, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता, आप हैप्पी रहना प्लीज। वंश को ठीक से पूरी बात का पता नहीं लग पाया था अब तक कि आखिर उसके माँ बाप किस बात पर झगड़ रहे हैं, लेकिन उसे इतना ही पता था कि उसकी मम्मा किसी बात से नाखुश है और उसका चेहरा थोड़ा नीला पड़ गया है। ऐसे में वंश को निहाल या कोई और भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ श्रेया ही उसके लिए सबसे जरूरी हो गई थी और उसकी खुशी के लिए वंश खुद को परेशान महसूस कर रहा था। इसलिए वंश ने श्रेया की आंखों को सहलाते हुए उसके गाल को खींचना और प्यार से छूना शुरू किया। अक्सर जब श्रेया का मूड खराब होता है तो वंश के ऐसा करने से श्रेया तुरंत हंस पड़ती थी। आज भी श्रेया अपने डर को पीछे छोड़कर हंसने की खूब कोशिश कर रही थी। और साथ ही वंश को अपने लिए इस तरह से परेशान देखकर श्रेया को वंश के प्यार और देखभाल का एहसास हुआ। इतना छोटा सा था वो, लेकिन फिर भी श्रेया को परेशानी में नहीं देख पाता था। इससे एक सच्चाई तो बाहर आ गई और वो ये थी कि वंश अपनी माँ की तरफ काफी लॉयल था और चाहे जमाने में कुछ भी बदल जाए, ये बात नहीं बदलने वाली है। और इसलिए कुछ भी हो जाए, उसका बेटा वंश उसे छोड़ के उससे दूर कभी नहीं जाने वाला है। इस एक बात पर जैसे ही श्रेया को भरोसा हो गया, वैसे ही उसका दिल भी कुछ हल्का हुआ। इस बार उसने अच्छे से मुस्कुराते हुए वंश के गाल पर किस किया और कहा, मम्मा बिल्कुल ठीक है बेटा। निहाल को भी इस वक्त एक बात महसूस हुई। जब श्रेया ने वंश की बात को सुनकर अपने आप को संभाला और पहली बार अपने डर को दूर भगाया तो निहाल को एक जलन महसूस हुई। ये जलन इस बात की थी कि वंश जिस तरह से श्रेया को समझता और समझाता था, वैसा निहाल नहीं कर पा रहा था। वैसे भी एक औरत के दिल पर सबसे पहला हक उसके बच्चे का ही होता है, ऐसा निहाल ने सुना था। पर अपने ही बेटे से निहाल का कंपटीशन था, ये सोचकर वो खुद भी मुस्कुरा दिया। निहाल ने नहीं सोचा था कि कभी उसकी जिंदगी इस तरह के दोराहे पर आ जाएगी। पर फिर वंश ने पलटकर निहाल को भी देखा और फिर उसने कहा, आप मम्मा को हद तो नहीं करोगे ना डैड? निहाल की आंखें बड़ी हो गई और ऐसा लगा जैसे उसका गला भी सूख गया। नहीं बेटा, मैं मम्मा को हद नहीं करूंगा, निहाल ने अपने बेटे से प्रॉमिस किया। श्रेया निहाल को ऐसे देख रही थी इस वक्त जैसे वो उस पर भरोसा ही नहीं कर पा रही है। निहाल ने श्रेया को देखकर कहा, एक बात तो तय है ना कि वंश उस स्कूल में जा रहा है? श्रेया ने इस बात पर तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ, वो स्कूल अच्छा है और वंश को वहाँ काफी मजा आएगा, हमें उसका एडमिशन उसी स्कूल में कराना चाहिए। निहाल श्रेया इस बात पर एक दूसरे से सहमत थे, यही एक बड़ी बात थी। अब इस बात को आगे न बढ़ाते हुए निहाल आउट हाउस से बाहर निकल गया। शहर के दूसरे कोने में बबली और अर्नव ने भी एक ही साथ निहाल और श्रेया की पेज 3 में छपी तस्वीर को देखकर हैरानी जताई थी। हालांकि दोनों खुश भी थे, क्योंकि अगर निहाल और श्रेया को सच में एक दूसरे के साथ एक जीवन साथी वाला प्यार मिल गया तो दोनों की जिंदगी काफी संवर जाएगी, इस बात की गारंटी थी। श्रेया को शाम तक बबली और अर्नव दोनों का फोन आ गया था और वो दोनों ही श्रेया को कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल कर रहे थे, पर श्रेया ने कहा कि ये खबरें झूठी हैं, पर क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? काफी जानबूझकर श्रेया ने बबली और अर्नव को एक ही समय पर बुला लिया अपने घर। और ये वो समय था जब निहाल वंश को लेकर बाहर खेलने गया था। श्रेया ने पहले बबली को घर के अंदर बुलाते हुए कहा, हाय भविका, थैंक यू आने के लिए। आई नो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुल नहीं पाए हैं अब भी, लेकिन मुझे एक बात करनी थी और तुमने ठीक उसी समय पर मुझे मैसेज किया जब मैं परेशान थी। एनीवेज आओ अंदर। बबली घर के अंदर आ गई। ऐसी क्या बात हो गई है श्रेया? क्या पेज 3 में छपी फोटो तुमसे जबरदस्ती ली गई थी? क्या निहाल तुम्हें किसी तरह की मजबूरी में डाल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ऐसी ही कुछ बात है। खैर, क्या तुम कॉफी पियोगी? हम फिर बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ थैंक यू।
कॉफी साउंड्स ग्रेट। श्रेया ने कॉफी बनाना शुरू किया। इतने में आउट हाउस के दरवाजे का बेल एक बार फिर से बजा और बबली ने तुरंत उठते हुए कहा, मैं खोल देती हूँ, तुम कॉफी बनाओ। पर जब बबली ने दरवाजा खोला तो सामने अर्नव को खड़ा पाया और वो तुरंत गुस्से में ऑकवर्ड हो गई। तुम यहाँ? क्या श्रेया को पता है कि तुम यहाँ आने वाले हो? अर्नव ने सर हिलाकर कहा, हेलो भाविका जी। हाँ, श्रेया जी ने खुद ही मुझे यहाँ बुलाया था। मैं तो आपको यहाँ देखकर खुद सरप्राइज हूँ। बबली समझ गई कि श्रेया ने ऐसा जानबूझकर किया था, पर फिर भी श्रेया को ब्लेम करने की जगह उसने कहा, आ जाओ फिर अंदर, यहाँ क्या खड़े हो? यू आर अ गेस्ट। अर्नव काफी ऑकवर्ड होते हुए अंदर आया। पर एक बात तय थी, बबली और अर्नव दोनों ही यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन दोनों को ही श्रेया की चिंता थी। श्रेया ने अर्नव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सही टाइम पर आ गए तुम अर्नव, क्या तुम भी कॉफी पियोगे? मैं भाविका और अपने लिए ये कॉफी बना रही थी। नहीं श्रेया जी, थैंक यू, मुझे सिर्फ पानी चलेगा। बबली ने अब अपने हाथ के पास वाले पानी के बोतल को उठाकर अर्नव को पास करते हुए कहा, ये लो और बुझा लो अपनी प्यास। बबली ने इस बात को एक टोंट की ही तरह कहा था और अर्नव को भी ये अच्छे से समझ में आया। श्रेया इन दोनों के बीच में आकर बैठते हुए अब कहने लगी, अच्छा प्लीज हम मेरी प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, ओके? अब आप दोनों मेरी पूरी जर्नी जानते हो, मैं किस तरह के चैलेंजेस से गुजर रही हूँ ये भी जानते हो। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में आए इस नई प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में भी आप दोनों मेरी मदद कर सकते हो। और ये बात आमने सामने हम तीनों के रहते ही हो सकती है। अर्नव ने चिंता जताते हुए कहा, मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं करूंगा श्रेया जी, आप बेझिझक सब बताएं। बबली भी यही कहना चाहती थी पर वो अर्नव की बातों को दोहराना बस नहीं चाहती थी। इसलिए श्रेया ने अब उनसे अपनी पूरी बात कह डाली। वंश का नए स्कूल में एडमिशन हो रहा है और निहाल को लगता है कि उसका सरनेम मल्होत्रा से बदलकर शेरगिल हो जाना चाहिए, जबकि मैंने ये बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वंश मेरा सरनेम लेगा और यही उसके लिए सबसे सही है। ऐसे में मैं निहाल को कैसे समझाऊं कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है? श्रेया और अर्नव इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इसलिए उन दोनों ने सोचने में थोड़ा समय गुजारा। फिर दोनों एक ही साथ कुछ बोल पड़े, पर अर्नव ने पीछे हटते हुए कहा, सॉरी भाविका जी, आप अपनी बात पहले कह लीजिए। बबली ने चिढ़ा हुआ सा चेहरा बनाते हुए अर्नव से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपना पूरा फोकस श्रेया पर डाल दिया। तू पूरी तरह से कन्विंस्ड है ना कि तुझे यही चाहिए कि वंश तेरा सरनेम ले? देख, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमें मजबूर करे अपने पिता का नाम लेने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ऐसा करना नॉर्मल है इसलिए जो ऐसा करता है उसे जिंदगी में सोसाइटी को थोड़े कम जवाब देने पड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है। श्रेया ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाया। ये बात मैं समझती हूँ, और ऐसा नहीं है कि वंश के पास ऑप्शन नहीं है ऐसा करने का, लेकिन अब 4 साल में उसने भी तो मल्होत्रा नाम को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लिया है ना, फिर क्यों ये बदलाव करने की जरूरत है? और वैसे भी क्या ये सच नहीं है कि मेरा हक वंश पर निहाल से ज्यादा है? बबली ने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन इस सच का ये मतलब नहीं है कि निहाल का वंश पर हक कम है। एक बाप होने के नाते से वंश का निहाल के जायदाद, जमीन, इन हर चीजों पर हक होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब लीगल कागजात पर कहीं ऐसा लिखा मिलेगा कि वंश निहाल शेरगिल का बेटा है। श्रेया इस बात से परेशान हुई, पर हमें किसी का पैसा या पावर नहीं चाहिए भाविका, हम खुश हैं हमारे पास जितना है उसमें। एपिसोड 152 दोस्तों से मशवरा। श्रेया का मन 2 अलग हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा उसे ये एहसास दिला रहा था कि उसे किसी भी तरह से वंश को अपने आप से जोड़े रखना है, क्योंकि इस दुनिया में एक समय था जब कोई भी वंश को नहीं चाहता था, और ऐसे समय पर एक सिर्फ श्रेया थी जिसने वंश को अपनाकर उसे इस संसार में लाने का फैसला किया था। इसलिए वंश का फ्यूचर श्रेया के साथ ही सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। वही श्रेया का मन इस बात पर भी अटका हुआ था कि भले ही वंश के जिंदगी की शुरुआत जैसी भी हुई हो, आखिर में वंश ने श्रेया के अलावा और भी लोगों से प्यार पाया था। ये एक आशीर्वाद जैसा था उसके लिए।
एक अकेली माँ के साथ बड़े होने की जगह वंश को एक पिता का प्यार, एक दादी का अपनापन और एक परिवार के नाम का सौभाग्य मिल रहा था। क्या उसे ऐसी चीज को ठोकर मार देनी चाहिए? और क्योंकि वंश छोटा था और अकेले ये तय नहीं कर सकता था, इसलिए ऐसा कोई भी फैसला श्रेया को ही लेना पड़ेगा। ऐसे में क्या श्रेया वंश की जिंदगी में आए हुए इस प्यार को ठोकर मार देगी? आखिर अपनापन मिल पाना सबके नसीब में तो नहीं होता है ना। जिनके नसीब में ये होता है वो लोग काफी लकी होते हैं, ऐसा मानना था श्रेया का। इसलिए श्रेया ने बबली की बात सुनकर समझने की पूरी कोशिश की थी। अब बारी अर्नव की थी। अर्नव ने बड़ी ही सादगी से कहा, श्रेया जी आखिर आप क्या चाहती है? वंश तो एक बच्चा है, लेकिन आपके हिसाब से वंश के लिए सबसे सही क्या होगा? क्या उसके बाप का नाम मिलने से उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, या उसके माँ का नाम रखने से उसका जीवन दुख से भरा हो जाएगा? श्रेया ने तुरंत सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बड़ा बदलाव होने वाला है यहाँ। सच तो ये है कि अगर मेरी शादी हुई होती और उसके बाद मेरा बच्चा हुआ होता तो मैं इस बात के बारे में कभी इतना नहीं सोचती, बेझिझक अपने बच्चे को उसके पिता का सरनेम ले लेने देती। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मैं निहाल और उसके परिवार पर पूरा भरोसा शायद नहीं कर पाई हूँ, और इसलिए वंश को खुद से यूं जोड़े रखना चाहती हूँ। अर्नव ने कहा, तो बात वंश की सेफ्टी की नहीं, आपकी सेफ्टी की है। श्रेया ने भी इस सवाल के साथ इस बात का पूरी तरह से एहसास किया, लेकिन इसी एहसास के साथ उसके मन में एक और कंफ्यूजन आ गया। और वो कंफ्यूजन ये था कि आखिर में श्रेया को निहाल के साथ इस सेफ्टी का एहसास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो खुद निहाल से शादी नहीं कर लेती। और अगर निहाल ने किसी और से शादी कर ली तो फिर श्रेया और भी घबरा जाएगी। श्रेया को महसूस हुआ कि निहाल के करीब आते आते उसने खुद को एक बहुत ही जटिल स्थिति में डाल दिया है। पर तभी उसे निहाल की कही वो बात याद आई, मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा श्रेया। और श्रेया ने इस बात को याद करते हुए सोचा कि उसे निहाल की इस बात पर जाने क्यों भरोसा था। श्रेया ने अब अपने सामने खड़े दोनों ही लोगों को देखकर कहा, तो फिर मैं जो भी डिसीजन लूं, उसमें रिस्क तो है ना? बबली सोच रही थी कि काश वो श्रेया को कोई ऐसा सल्यूशन दे पाती जिसमें कोई रिस्क ही नहीं होता, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा सच ही ये था कि हर एक बात में कोई ना कोई रिस्क तो है ही। इसलिए बबली ने कहा, यस। उसी समय अर्नव ने भी यस कहा। श्रेया उन दोनों को एक ही बात कहते हुए देखकर इस बार अपने आप को रोक नहीं पाए और उसने कहा, अब तुम दोनों खुद को ही देख लो, एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हुए भी तुम दोनों भी तो बस जीवन में रिस्क लेना नहीं चाह रहे हो। दिल तोड़ने और टूटने दोनों का डर है। तुम एक ही चीज चाहते हो जिंदगी में, लेकिन फिर भी उसे पा नहीं सकते। मेरे और निहाल के साथ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अर्नव और बबली अपने बारे में श्रेया का ही कमेंट सुनकर सकपका गए। जहां दोनों ने ही अलग अलग समय पर श्रेया से ये बातें कही थी, यूं एक दूसरे के सामने श्रेया उनका भांडा फोड़ देती है। बबली ने अब सबसे पहले कह दिया, मुझे पूरा यकीन है कि अर्नव और मैं एक ही चीज नहीं चाहते। ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई थी। श्रेया, तुम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती थी ना, फिर हमारे बारे में बात क्यों हो रही है? श्रेया को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो पहले से ही काफी फ्रस्ट्रेटेड थी और ऐसा सोच रही थी कि जिस तरह से वो मजबूर है, उसी तरह से किसी और को मजबूर नहीं होना चाहिए, खासकर दो ऐसे लोगों को जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते हैं। इसलिए श्रेया ने इस बार अपनी बात और खुलकर कह दी, सच कह रही हूँ मैं तुम दोनों से। मैं और निहाल रिश्ते की दो अलग दहलीज पर खड़े हुए हैं, जहाँ चाह कर भी हमारे रास्तों को जोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हमारा साथ में आना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों तो आपस में बात करके सभी चीजें सॉर्ट कर सकते हो। फिर भी तुम दोनों गलतफहमियों के पीछे अपने जज्बातों को दबाकर बैठे हो और अपनी बात एक दूसरे से कहने की जगह मुझसे कह रहे हो। नहीं, मैं इस जज्बात को और नहीं हैंडल कर सकती। इट्स बेस्ट कि तुम दोनों को मैं तुम्हारा सच। अर्नव ने अब बड़ी नम्रता से पूछा, कौन सा सच आप हमसे छुपा रही है श्रेया जी? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता?
पर बबली अर्नव के सामने इस बात को नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना पर्स उठाते हुए कहा, आई थिंक तुम अपने प्रॉब्लम से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे टॉपिक का इस्तेमाल कर रही हो श्रेया, ये सही नहीं है। और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। इसलिए मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें अकेले में मुझसे कभी बात करनी हो तो प्लीज मुझे कॉल करने में हिचकिचाना मत। श्रेया को समझ में आया कि बबली किस तरह से अर्नव को अवॉइड करने की कोशिश में है, और इसलिए उसने कहा, सॉरी भाविका, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो। मैंने जज्बाती होकर ये बात कह दी, क्योंकि मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही थी। तुम दोनों ही इतने अच्छे लोग हो और एक दूसरे का साथ और सपोर्ट दोनों डिजर्व करते हो। मुझे लगा तुम दोनों को इस सच्चाई के बारे में बताना मेरा फर्ज है। पर बबली अब उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। जब बबली ने दरवाजा खोला तो श्रेया ने अर्नव की तरफ देखकर कहा, वो भी तुम्हें पसंद करती है अर्नव, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और उसे खुद से दूर मत जाने दो। श्रेया ने सर हिलाकर अर्नव का हौसला बढ़ाया और अर्नव का चेहरा खुशी से खिल गया। वो तो कब से बबली को पाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन रिजेक्शन का डर अच्छों को सहमा देता है। अब श्रेया से थोड़ी बहादुरी का डोज मिलने पर अर्नव ने पूरी फुर्ती दिखाते हुए बबली को फॉलो किया। अर्नव को यूं बबली के पीछे भागते हुए देख श्रेया के दिल को बहुत खुशी का एहसास हुआ और ना चाहते हुए भी उसने खुद को निहाल के बारे में सोचता हुआ पाया। ये सच था कि निहाल के लिए श्रेया के मन में भी प्यार भरे कुछ जज्बात आने लगे थे। लेकिन वंश का अस्तित्व और श्रेया का अपने ही परिवार से रिजेक्ट हो जाना अपने आप में दो ऐसी चीजें थी जो श्रेया और निहाल के बीच की दूरियों को कभी कम नहीं होने देती। आउट हाउस के बाहर जाते ही अर्नव को बबली गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दी। उसने उसके पास जाते हुए कहा, भाविका जी, हमें यूं एक दूसरे से भागने की जरूरत तो नहीं है ना? क्या हम सिर्फ एक दूसरे से दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते? आप ही ने तो कहा था ना एक बार कि आपको मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस होता है, तो उसी के खातिर एक बार बैठकर बात करते हैं ना। बबली अब गाड़ी के अंदर बैठ चुकी थी और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए बोल पड़ी। श्रेया काफी इमोशनल है, इसलिए वो समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही है या कर रही है। तुम इन बातों को इतना सीरियसली मत लो। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए लड़की देख रही है ना, बस उतना ही काफी है। मूव ऑन कर जाओ जैसा तुम्हारे नेचर में था। अर्नव को अब बहुत बेसहारा महसूस हो रहा था। उसे बबली से इतनी बातें कहनी थी, लेकिन हर बात हड़बड़ाहट में कह पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। भाविका जी, गलत तो आप समझ रही हैं। शुरुआत से ही आपने मुझ पर शक किया है, जैसे मैं कोई रोड साइड का लड़का हूँ जिसे नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं, या जो आपको दुख पहुंचाने के लिए आपके पीछे पड़ा है। पर मेरी भी फीलिंग्स है जो हर्ट होती है ऐसी बातों को सुनकर। ओ प्लीज अर्नव, अपना ये रोना किसी और के सामने जाकर करना। तुम्हारे लिए जो जरूरी था वो तुम पहले ही कह चुके हो, फिर और क्या बचा है सुनने के लिए? तुम फिलहाल बस अपने आप के बारे में सोचो और वैसा ही करो जैसा तुम्हें सही लगता है। मेरी चिंता करने की गुस्ताखी मत करना। इसी के साथ बबली ने अपनी गाड़ी चलाई और वो शेरगिल मेंशन से बाहर निकल गई। अर्नव, जो खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, उसने अपना पैर जमीन पर दे मारा और गुस्से से पास में रखे एक गमले पर भी पैर दे मारा। इसी वक्त निहाल की गाड़ी बंगले के अंदर आए और निहाल ने अर्नव को गुस्से में गमले को मारते हुए देख लिया। वंश ने भी ये देखा था। तुम करना क्या चाहते हो अर्नव? अर्नव ने जैसे ही निहाल को गाड़ी से निकलते हुए देखा वो जैसे एकदम से होश में आ गया। उसने अपना हुलिया ठीक किया और कहा, सॉरी सर, बस थोड़ा गुस्सा था, वो यहाँ निकल गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं जाता हूँ सर, आपसे ऑफिस में मिलूंगा कल। पर निहाल ने आउट हाउस की तरफ देखते हुए अर्नव से पूछा, तुम यहाँ श्रेया से मिलने आए थे? अर्नव ने सर झुकाकर कहा, हाँ सर, मैं श्रेया जी से ही मिलने आया था। वो कुछ परेशान सी थी तो उन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। एनीवे सर, मुझे अब चलना चाहिए। और ऐसा कहकर अर्नव हड़बड़ी से बाहर निकल गया। वही निहाल ने वंश को लेकर आउट हाउस के अंदर जाते हुए बार बार यही सोचा कि श्रेया अर्नव से अपनी बातें शेयर कर सकती है, लेकिन निहाल से कुछ भी शेयर करने में ना जाने क्यों उसे गुस्सा ही आता है।
निहाल ने अर्नव से भी जलन महसूस की और इसी मूड में अब वो श्रेया के सामने आया। श्रेया ने भी अपने दोस्तों से बात करके अपना मन हल्का कर लिया था और इसलिए उसे निहाल से इतनी प्रॉब्लम अब नहीं हो रही थी। वो निहाल का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रही थी। निहाल ने आते ही कहा, तुमने अर्नव को क्या क्या बताया? सब कुछ बता दिया। तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों नहीं शेयर कर सकती श्रेया? एक्सक्यूज मी। ऐसे सवाल से श्रेया काफी चिढ़ गई और उसने एक बार फिर से गुस्सा होते हुए कहा, मुझे जिससे बात करनी है मैं उससे बात करूंगी। निहाल, क्या तुम अब मुझे ये भी बताना चाहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? निहाल ने झल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं श्रेया, लेकिन जब गैरों से तुम बात कर सकती हो तो मुझसे तुम्हें क्या एलर्जी है? श्रेया ने निहाल की बात का गलत अंदाज समझते हुए जवाब दिया, कौन गैर? मेरे लिए अर्नव कोई गैर नहीं है। मेरे मुश्किल पलों में वो मेरे साथ समझदारी से खड़ा हुआ था। रही बात तुम्हारी, तो हर बात तुमसे कह पाना आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कई बार मेरी परेशानी का कारण भी तुम ही होते हो। वंश उन दोनों को देखते हुए पूछा, आप लोग फिर से झगड़ा कर रहे हो? नहीं बेटा, दोनों ने एक साथ कहा। फिर निहाल ने वंश को उठाकर किचन के स्लैब पर बिठाते हुए बोला, तुम्हारी मॉम और मैं झगड़ा नहीं करते हैं, बस हमारे बीच बहुत सारी बातें होती हैं। श्रेया ने भी अब खुद को कंट्रोल में लाते हुए कहा, अच्छा चलो डिनर टाइम हो गया है। निहाल, क्या तुम भी हमारे साथ डिनर करना चाहते हो? ऑफ कोर्स, मैं अपने परिवार के साथ ही डिनर करूंगा, हर रात को। ऐसा कहकर पूरे हक से निहाल वही बैठ गया और श्रेया से उम्मीद करने लगा कि वो उसका खाना परोस दे। अकड़ में आते हुए श्रेया ने भी कहा, अगर परिवार के साथ खाना खाना है तो मदद भी करनी होगी। निहाल के लिए इतना ही काफी था। वो उठकर आया और श्रेया के पीछे पीछे चलने लगा, और जो भी काम वो करती उसे उसके हाथ से छीनकर वो खुद करने लगता। कभी कभी दोनों के हाथ यूं ही टकरा जाते और दोनों को ही अपने अंदर एक जोर का स्पार्क महसूस होता, लेकिन फिर एक दूसरे से दूर होकर वो दोनों अपने होश संभाल लेते हैं। खासकर श्रेया, जो हर तरफ से कोशिश कर रही थी कि वो खुद को प्यार के इस झूठी दिलासे में कैद ना कर ले। श्रेया के लिए उसकी पूरी जिंदगी इस प्यार नाम के शब्द ने ही खराब कर दी थी। और जब से उसे निहाल की तरफ प्यार महसूस होने लगा था, तब से उसके अंदर के कई डर बढ़ गए थे। एपिसोड 153, एक्सीडेंट या हमला। श्रेया अपने नए परिवार वंश के पिता निहाल के साथ जिंदगी के कई उतार चढ़ाव जी रही थी। फिर भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका खुद का परिवार ही था। कहते हैं ना कि जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करो, वही लोग आपकी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजर्स भी बन जाते हैं। अब भले ही बेबे यानी कि माँ जमुना श्रेया को अपना चुकी थी, लेकिन अपने बाऊजी और बहन नताशा का प्यार अब भी श्रेया को नहीं मिल पाया था। इसमें सबसे ज्यादा श्रेया को जो बात खटकती थी, वो थी बहन नताशा का व्यवहार। नताशा ने सिर्फ श्रेया का तिरस्कार नहीं किया था, बल्कि उसने तो श्रेया के खिलाफ नफरत से भरे कई कदम ले लिए थे। ऐसे में श्रेया उससे दोस्ती की उम्मीद तो नहीं करती थी, लेकिन बस इतना ही चाहती थी कि नताशा श्रेया के लिए इस नफरत की भावना को त्याग दे, क्योंकि श्रेया देख पा रही थी कि इस तरह की नफरत पालना भी नताशा के लिए एक जहर सा बन गया था, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी से हर तरह के मिठास को दूर कर रहा था और रौनक जैसे लोगों के लिए जगह पैदा कर रहा था। आज श्रेया को मजबूर होकर नताशा और रौनक के साइट पर काम की वजह से लौटना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं श्रेया को उम्मीद थी कि काश उसे नताशा यहाँ अकेले मिल जाए। श्रेया ने ये तय नहीं किया था कि अकेले होने पर वो नताशा से क्या कहेगी, लेकिन उसे ये पता था कि वो कोशिश करेगी कि अपनी नादान छोटी बहन को सच्चाई का एक रूप दिखा सके। श्रेया की किस्मत ऐसी थी कि जैसे ही वो साइट पर पहुंची, उसने सबसे पहले दूर गेट पर नताशा की गाड़ी को खड़ा हुआ पाया। अंदर जाने पर श्रेया ने देखा कि नताशा घर बनाने वाले कारीगरों पर रौब झाड़ रही थी। श्रेया ने उसके पास जाकर माहौल को संभालते हुए कहा, क्या बात है यहाँ? नताशा, तुम इनसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें डिजाइन के बारे में कुछ भी कहना है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो मैं उसे बदल देती हूँ। लेकिन नताशा ने श्रेया की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और एक बार फिर कारीगरों की तरफ देखकर उन्हीं से बात करने लगी।
दादा आप लोग ये एक खिड़की का डिजाइन बार बार क्यों बदल रहे हैं? यहाँ ड्राइंग में जैसा दिख रहा है मुझे वैसा ही चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं चलेगा। श्रेया को पहले तो नताशा पर खूब गुस्सा आया। एक डिजाइनर होने के खातिर वो अपने क्लाइंट्स का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती थी। अपने हर क्लाइंट को श्रेया अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ प्लानिंग के दौरान ही इन्वॉल्व होने देती, पर आज उसे नताशा के लिए अलग व्यवहार भी झेलना पड़ रहा था। इसलिए जब कारीगरों ने नताशा की डांट को सुनकर श्रेया की तरफ लाचारी से देखा, तो श्रेया ने उन्हें आंखों ही आंखों में इशारा करके कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। कारीगरों के लिए तो श्रेया ही उनकी बॉस थी, इसलिए श्रेया से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वो सब चुपचाप वहां से जाने लगे। ये देखकर नताशा और भी गुस्सा हो गई। एक्सक्यूज मी, आप सब कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। हेलो, देखो मैं इस घर की मालकिन हूँ। यहाँ हो रहा सारा काम मेरे पैसों से हो रहा है, इसलिए तुम लोगों को पैसे चाहिए तो पहले मेरे पास आकर मेरे सवाल का जवाब दो। पूर्ण विराम। लेकिन कोई भी कारीगर नताशा के नेतृत्व या वजूद को नहीं मानता था। उनके लिए श्रेया ही उनकी बॉस थी। नताशा ने कारीगरों के जाने के बाद गुस्से से श्रेया को देखकर कहा, यू अस्लाई, एक लोमड़ी हो तुम। प्लानिंग प्लॉटिंग करके सबको मेरी जिंदगी से दूर कर देती हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे श्रेया? क्यों तुम मेरी ही खुशी के पीछे पड़ी रहती हो? ये मेरा घर है गोडमिट, और यहाँ मेरा कोई हक है कि नहीं है? पूर्ण विराम। श्रेया ने अपना हाथ ऊपर उठाकर नताशा से कहा, काम डाउन नताशा, कब समझोगी तुम कि यूं आवाज ऊंची करने से कोई भी तुम्हारी बात नहीं मान लेगा। अगर लोगों से अपनी बात ही मनवानी है तो पहले कुछ सही बातें करना सीखना होगा तुम्हें। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है डिजाइन में? नताशा ने ये ताना सुनकर काफी गुस्से में श्रेया को देखा। डिजाइन से नहीं, डिजाइनर से प्रॉब्लम है मुझे। ना जाने कितनी बार यहाँ आकर बोल चुकी हूँ तुम्हें कि अपना काम जल्दी खत्म करो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो कि मेरे हाथों से फायर होकर ही मानोगी। श्रेया ने नताशा को तुरंत चैलेंज करते हुए कहा, तो कर दो फायर मुझे, अभी के अभी। मेरा काम ही आसान हो जाएगा। नताशा को अच्छे से याद था कि वो श्रेया को सिर्फ इसलिए नहीं फायर कर रही क्योंकि रौनक ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। इस बात को सोचकर ही नताशा का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा और बढ़ गया। ओ प्लीज श्रेया, ये ड्रामा बंद करके अपने काम पर ध्यान दो। और वैसे भी जिंदगी में इतने सारे मर्दों को तुम अपना टाइम दोगी तो काम के लिए टाइम कैसे बच पाएगा तुम्हारे पास? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जिसके साथ दुनिया के सामने घूमती हुई तुम फिर रही हो, उसे एंजॉय करो ना। तुम्हें मेरी जिंदगी में और रौनक की जिंदगी से दूर रहने के लिए आखिर क्या चाहिए? श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अब भी नहीं समझ पाए हो नताशा की रौनक तुमसे कितना बड़ा धोखा कर रहा है। तुम्हारे पीठ पीछे आकर उसने कल भी मेरे साथ कितनी बदतमीजी की। कोई और लड़का होता तो उसे अब तक जेल में चले जाना था, लेकिन तुम हो कि रौनक की ढाल बनकर उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट सबको दे रही हो। प्लीज नताशा, यू डिजर्व बेटर। नताशा ने इस बात पर गुस्सा होते हुए श्रेया से कहा, और तुमने रौनक को रिझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। सती सावित्री बनकर जैसे तुम बेबे को रिझाती थी, वैसे ही अब इस निहाल शेरगिल का इस्तेमाल करके तुम रौनक को जेलस फील करवाने की कोशिश नहीं कर रही हो श्रेया? अंधी नहीं हूं मैं श्रेया, मुझे सब दिखता है। तुम्हारी चालाकी और होशियारी सब कुछ मैं देख पाती हूँ। पर अब प्लीज मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। अगर तुमने भी ऐसा ही किया, रौनक को भूल जाओ। वो एक समय पर तुम्हारा पति हुआ करता था, लेकिन तब भी तुम दोनों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं बन पाया था, और अब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए अपना काम खत्म करो और अपने फेक रोमांस पर फोकस करो। श्रेया नताशा को एक आखिरी बार चैलेंज करते हुए कहती है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ और रौनक इतना ही सीधा है, तो तुम्हें डर किस बात का है? क्या रौनक तुम्हारी बात नहीं सुनता? जो वो मुझ जैसी लड़की के कब्जे में आ जाएगा? और अगर ऐसा है तो प्लीज अपनी ही बात के धोखे को समझो जरा। वो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी फितरत ही आवारगी की है। वो किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो सकता। नताशा को ये बात अपनी ही बेइज्जती लगी और इसलिए उसने कहा, तो क्या ये निहाल तुम्हारे साथ लॉयल है? वो तुम्हारी इज्जत करता है? लड़के ऐसे ही होते हैं श्रेया,
उन्हें अपने कब्जे में रखना पड़ता है बस। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि रौनक को अपने कब्जे में कैसे रखूं। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और अपने पास मौजूद इस निहाल शेरगिल पर ध्यान दो। या तुम्हारे और उसके बीच जो है वो सच नहीं है क्या? ये सब एक नाटक है श्रेया। श्रेया का चेहरा इस बात को सुनकर लाल पड़ गया। एक झूठ को सच बनाने का सफर इतना मुश्किल होगा ये श्रेया ने नहीं सोचा था। निहाल मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। आज तक मैंने ऐसा किसी और के लिए महसूस नहीं किया। इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि मैं रौनक के पीछे नहीं आ रही बल्कि वो मेरे पीछे आ रहा है। और इन सब के बीच में तुम्हारा बुरा हो ये मैं नहीं चाहती हूँ। नताशा इस बात को सुनकर बड़ी जोर से हंसी। हालांकि इस हंसी में काफी इंसल्ट थी लेकिन श्रेया नताशा के मुंह से अब इन बातों को कुछ खास तवज्जो नहीं देती थी। नताशा ने अपनी हंसी रोककर अब कहा, मेरा बुरा हो जाएगा? मेरा? तुम्हें लगता है मैं कोई बेचारी बच्ची हूँ क्या? बहुत साल हो गए उस बात को श्रेया जब मैं एक नादान बच्ची थी और ये सोचती थी कि आखिर मेरी बेबी मुझसे ज्यादा किसी और की बेटी को क्यों इतना प्यार देती है। वो थी असली नादानी कि मैं एक समय पर तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, जबकि तुम हमेशा ही मुझसे मेरी सारी खुशियों को छीन लेने के बारे में सोचती रहती थी। श्रेया ने नताशा के मुंह से इतनी खराब बातों को सुनकर समझा कि शायद नताशा के दिल में श्रेया के लिए नफरत का कोई अंत ही नहीं है और शायद इस नफरत को ठीक कर पाना इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। श्रेया का मन इसलिए उदास हो गया और उसने कहा, इट्स ओके नताशा, मुझे पता है कि कोई तो कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो मैंने तुम्हें यूं अकेला होने पर मजबूर कर दिया, जहां तुम मुझ पर ही भरोसा नहीं कर पा रही हो। एक्चुअली इस बात का मुझे काफी अफसोस है और हमेशा रहेगा। ऐसा कहकर श्रेया पलट कर जाने लगी, लेकिन नताशा को श्रेया की बात पर इतना गुस्सा आया। श्रेया की अफसोस जताने पर उसे इतना अपमानित महसूस हुआ कि उससे रहा नहीं गया और उसने श्रेया के पीछे बड़ी बेरहमी से जाकर उसे जोर का धक्का दे दिया। श्रेया के सामने एक छोटा सा टेबल रखा था और धक्का लगते ही श्रेया उस टेबल की तरफ जाकर बड़ी जोर से गिर गई। श्रेया जब तक नीचे गिरती तब तक उसका पैर टेबल के ऊपर आकर बड़े ही अजीब तरह से मुड़ चुका था और इसके आगे श्रेया को कुछ याद भी नहीं है। जब श्रेया को होश आया तो उसके आसपास कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और जल्द ही कोई श्रेया को उसके कंधों से उठाकर बाहर ले जाने लगा। श्रेया ने महसूस किया कि उसके पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, इसलिए चाहते हुए भी श्रेया किसी को कुछ भी कहकर मना नहीं कर पाई और देखते ही देखते श्रेया एक एम्बुलेंस के अंदर थी। नताशा का यहाँ कोई नामो निशान श्रेया को नहीं दिखा, पर वो इतने दर्द में थी कि उसकी आंखें बार बार खुलकर बंद होती जा रही थी। श्रेया ने कुछ देर तक हिम्मत करके अपनी आंखें खुली रखी लेकिन फिर उसने अपने आप को अंधेरे के हवाले कर दिया। श्रेया, मैं इसे अभी एक दूसरे हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ, इनके ट्रांसफर की तैयारी करो। हाँ डॉक्टर अंबानी, आप कहाँ पर है? जी हाँ, मैं पेशेंट को लेकर अभी आपके पास ही आ रहा हूँ। नहीं, ये एक बहुत ही खास पेशेंट है इसलिए आपको मेरा इंतजार करना होगा। प्लीज डॉक्टर, एक बार आप उसे देख लेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल पैर का चोट तो सब देख ही रहे हैं लेकिन माथे पर भी चोट आई है। न्यूरोसर्जन होने के नाते मुझे इस बारे में सिर्फ आप पर ही भरोसा है। ओह थैंक यू डॉक्टर, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचता हूं। इसके बाद निहाल ने अपना फोन काट कर फिर से श्रेया के गाल में हाथ घुमाया। श्रेया, तुम ठीक हो क्या? तुम मुझे सुन सकती हो श्रेया? श्रेया अपना मुंह खोलकर कुछ कहने की कोशिश करना चाहती थी लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी। जब उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली तो श्रेया भी एकदम से हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने अपने बेड से उठकर बैठने की जिद की। श्रेया के सामने निहाल खड़ा हुआ था और श्रेया इस वक्त एक हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसके चारों तरफ दो डॉक्टर और कई नर्स थे जो उसे हैरानी से देख रहे थे। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रेया यूं उठकर बैठ जाएगी, पर एक चेहरा था जो श्रेया को यूं उठकर बैठते हुए देख काफी खिल गया था। निहाल ने श्रेया के गालों को एक बार फिर से अपने हाथ में समा लिया। इट्स ओके श्रेया, तुम अभी ठीक नहीं हो, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाओगी। और हम तुम्हें शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर निहाल किस चीज के ठीक होने की बातें कर रहा था। श्रेया के गले से अब आवाज नहीं निकल रही थी। श्रेया ने अपने गले को जकड़ते हुए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी आवाज नहीं सुनाई दी, जबकि हॉस्पिटल में चल रहे बाकी सभी आवाजों को श्रेया सुन पा रही थी। श्रेया को अब पैनिक महसूस हुआ और उसने कसकर निहाल का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जब उसे हल्का हल्का होश आया तो श्रेया को लगा था कि उसके पैर पर थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, लेकिन गले से आवाज ना निकलना कोई छोटी मोटी चोट नहीं है। श्रेया की जिंदगी में आवाज की अगर कमी हो गई तो फिर वो कभी अपने बेटे वंश का नाम नहीं पुकार पाएगी। ऐसा सोचकर ही श्रेया के अंदर पैनिक और बढ़ गया। श्रेया ने निहाल को देखकर आंखों ही आंखों से अपने डर के बारे में बताया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और निहाल भी श्रेया के डर को समझ पा रहा था। निहाल ने अब श्रेया के दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ ना श्रेया, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। डर की वजह से श्रेया का सर अब एक बार और घूमने लगा था और श्रेया ने खुद को एक बार फिर अंधेरे की गिरफ्त में जाते हुए पाया। एपिसोड 154 कश्मकश। जैसे ही श्रेया का माथा जमीन पर टकराया, श्रेया को महसूस हुआ कि कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। आज तक इस तरह का दर्द उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगे थे और बस किसी तरह से श्रेया ने अपनी चीख को रोका हुआ था, पर ऐसा वो बहुत देर तक शायद ना कर पाए। साइट में कई तरह की चीजें मौजूद थीं और ऐसी ही एक बड़े शोपीस से श्रेया का माथा टकरा गया था। श्रेया ने ऐसे में सबसे पहले अपने माथे पर हाथ रखकर पलटने की कोशिश की और जैसे ही वो पलटी, उसने अपने पीछे अपने हमलावर को देखा। उस पर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि नताशा ही थी। नताशा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक बहुत ही नफरत भरा भाव था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का गुस्सा अब भी नहीं निकल पाया है। नताशा श्रेया को यूं दर्द में देखने के बावजूद भी वहीं उसके पास आकर बैठ गई। तुम ठीक से चल भी नहीं सकती हो श्रेया, तुम एक डिजाइनर की तरह काम कैसे करोगी? अगर तुम्हें चोट लग गई है तो तुम काम कैसे कर पाओगी, है ना? नताशा ने बेचारा सा चेहरा बनाकर श्रेया की तरफ देखा, जैसे उस पर तरस खा रही हो। वहीं नताशा को श्रेया ने कभी एक विलन की तरह नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी को बहुत नुकसान पहुंचाने की हिम्मत और गुर्दा दोनों रखती है। श्रेया को इस वक्त नताशा से काफी डर लगने लगा था। और इसके बाद जब उसके जख्मी पैर पर नताशा ने अपने हील की नोक को रखा तो श्रेया चीख निकालने पर मजबूर हो गई, पर नताशा का इस चीख के बाद भी रवैया नहीं बदला। उसे जैसे श्रेया के जख्म को और कुरेदकर बहुत मजा आ रहा था। तुम रौनक को सेड्यूस करना चाहती थी, है ना? और कितने मर्द अपने इर्द गिर्द लेकर घूमोगी श्रेया? अपनी शक्ल पर इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है, और वैसे भी एक लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ शक्ल काफी नहीं होती है। इसलिए तुम्हारी चाल तो अच्छी थी, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तुम्हें क्या लगता है, जिस औरत को रौनक ने एक बार छोड़ दिया था, उसी औरत को रौनक दोबारा अपनी पत्नी की तरह अपनाएगा? नहीं, वो तुमसे कुछ और ही चाहता है। एक बार तुम्हारा इस्तेमाल उसने कर लिया तो फिर से उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं रह जाऊंगी। निहाल और रौनक जैसे मर्दों के लिए तुम सिर्फ एक खिलौने की तरह हो। जब तक मन नहीं भर जाता, तब तक उस खिलौने से खेलने में मजा आता है इन्हें। और खिलौने की तो बात ही ये होती है कि उससे एक ना एक दिन मन जरूर भर जाता है। इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और ऐसे मर्दों पर भरोसा मत करो। ये तुम्हारे साथ घर कभी नहीं बसाएंगे, क्योंकि अब तुम ऐसी रही नहीं जिसके साथ कोई भी घर बसा पाए। ऐसा कहकर नताशा खूब जोर से हंसी और उसने एक और बार अपनी हील को श्रेया के एंकल के पास जोर से रगड़ा। ये वही जगह थी जहां श्रेया को सबसे ज्यादा चोट लगी थी। श्रेया ने अब दर्द से कराहते हुए जोर से अपना माथा पटका और उसके सर पर लगी चोट पर भी एक बार फिर से बहुत दर्द उठ गया। इसके बाद श्रेया धीरे धीरे बेहोशी के चंगुल में गिरफ्त हो गई। ये सब सुबह की यादें थी, लेकिन अब श्रेया हॉस्पिटल पहुंच गई थी और निहाल उसके पास खड़ा हुआ था। हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए निहाल ने थोड़ी देर पहले ही श्रेया से पूछा था कि आखिर उसका ये हाल हुआ कैसे, लेकिन श्रेया को ये सब याद करने में थोड़ा समय लग गया।
पर अब जब उसे सब याद आ गया तो उसका मन और उदास हो गया, उसकी आंखों से अपने आप ही पानी निकलने लगा और श्रेया ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। नताशा के इस खलनायक जैसे अवतार के लिए श्रेया कहीं ना कहीं खुद ही को दोषी पा रही थी और साथ ही उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। इन सभी बातों के बावजूद सबसे गंभीर बात यह थी कि श्रेया के सर पर लगी चोट कुछ ऐसी थी कि श्रेया के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। अब भी हजार तरह के डॉक्टर उसके आसपास घूम रहे थे और हालांकि निहाल ने श्रेया को सबसे बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ पाया। इसके साथ ही श्रेया को बार बार नींद सी आ रही थी। उसे इतनी सारी गोलियां खिलाई गईं और इंजेक्शन दिए जा रहे थे कि श्रेया पूरी तरह होश में सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए आ पाई थी। श्रेया एक बार फिर नींद की गिरफ्त में जा ही रही थी कि तभी हॉस्पिटल के इस कमरे में एक रोशनी छाने लगी। श्रेया को एहसास हुआ कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसका छोटा सा बेटा वंश हॉस्पिटल के कमरे में आया था और उसने श्रेया के पास आकर उसका गाल सहलाया। श्रेया की आंखें बंद होते हुए भी बार बार खुले रहने के लिए खूब फाइट करने लगी। उसके बेटे की छुअन से उसे बहुत ही प्यार महसूस हुआ और साथ ही श्रेया ने वंश के माथे पर हाथ फेरते हुए उसके गाल को अपने होठों के पास खींचकर लाने लगी और उसने वंश को एक बड़ा सा किस किया। पर वंश की छोटी टांगे जब एकदम से श्रेया के जख्मी पैर पर जा लगी तो श्रेया के मुंह से एक और बार जोर की चीख निकल आई। फर्क बस इतना था कि ये चीख निकली तो थी लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दी क्योंकि अब भी श्रेया के गले से कोई आवाज नहीं निकल पाई है। पर श्रेया का गला यूं हवा में उठ गया एक शौक के साथ कि वंश के साथ साथ आसपास के डॉक्टर और निहाल को भी ये समझ में आया कि श्रेया काफी दर्द में है। श्रेया को तुरंत कुछ और इंजेक्शन दे दिए गए और इसके बाद श्रेया अपनी आंख दोबारा नहीं खोल पाई। डैड, मम्मा को क्या हुआ है? डैड, बेटा, मम्मा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और उनके गले में और पैर में चोट आई है। लेकिन आप तो जानते हो कि हमारे डॉक्टर अंकल कितने अच्छे हैं। जैसे वो हर बार वंश को ठीक कर देते हैं ना, वैसे ही वो मम्मा को भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, और हमारे पास तो बहुत टाइम है ना, तो हम मम्मा का वेट कर लेंगे। और डैड, लेकिन आप मम्मा के साथ ही रहना और देखना कि डॉक्टर अंकल उनका इलाज अच्छे से तो कर रहे हैं ना। मैं जानता हूँ कि अगर आप मम्मा के साथ रहोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारी मम्मा को छोड़ के, प्रॉमिस बेटा। वंश की गोल गोल आंखों में अब आंसू के साथ साथ मुस्कान भी आ गई। वंश बहुत कम दिनों में अपने डैड को अपना हीरो मानने लगा था और उसे पता था कि आज भी उसके डैड उसकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। वही श्रेया, जिसे अभी अभी एक नया इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था, वो सो तो गई थी, यानी कि इस दुनिया में चल रही चीजों का उसे कोई भी एहसास नहीं रह गया था, लेकिन साथ ही श्रेया के दिमाग के अंदर की दुनिया बड़ी डरावनी हो गई थी। श्रेया ने आज अपनों में गिने जाने वाली बहन से धोखा खाया था और वो भी इतनी बेरहमी से कि श्रेया के मन के अंदर की हर उम्मीद का दिया आज कुछ धीमे से जल रहा था, या यूं कहें कि श्रेया के अंदर की ताकत काफी ढीली पड़ गई थी। साथ ही नताशा ने उसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ श्रेया का दिमाग इस वक्त संभाल नहीं पा रहा था और उसे उन बातों में भी सच्चाई दिख रही थी। सही तो कह रही थी नताशा, आखिर कोई भी क्यों श्रेया के साथ एक परिवार बसाने की कोशिश करेगा? आखिर कोई भी क्यों श्रेया को एक पत्नी के रूप में अपनाएगा और उसके बेटे को एक बाप का नाम देगा? निहाल के बारे में भी श्रेया की यही सोच थी। वो एक जाना माना प्लेबॉय था और भले ही उसे अपने बेटे से कितना भी लगाव हो, लेकिन श्रेया उसके ना टाइप की थी और ना ही श्रेया का स्टैंडर्ड उन लड़कियों से मेल खाता था जिनके साथ निहाल ने कई सारी तस्वीरें खींचवाई थी। फिर श्रेया के जीवन का एक ही मकसद बच गया था और वो था वंश। लेकिन अगर वंश को श्रेया का मल्होत्रा नाम मिले तो क्या वंश की जिंदगी बेहतर हो पाएगी, या शेरगिल नाम लेकर वंश ज्यादा खुश हो पाएगा? श्रेया को यकीन होता जा रहा था कि वंश की खुशी वंश शेरगिल बन जाने में ही है, और ऐसा होने में वंश के रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी और वो थी श्रेया। अगर श्रेया ही ना रहे तो वंश की जिम्मेदारी पूरी तरह से निहाल संभाल लेगा, जो भले ही एक पति ना बनना चाहे पर वो एक अच्छा बाप तो साबित हो ही चुका था। वंश शेरगिल नाम बार बार श्रेया के जहन में अब घूमने लगा और वो उसके दिमाग में इस तरह हावी हो गया कि श्रेया का दम घुटने लगा।
इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए श्रेया ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो हैरान रह गई जब आंखें खोलने के बावजूद भी उसे सब कुछ अंधेरा सा ही दिख रहा था। सब कुछ धुंधला था और श्रेया की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, उसके गले से निकलती चीख भी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। श्रेया इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और यही उसका सच था। अचानक से श्रेया ने इस सच को मानकर अपना माथा अपने बिस्तर में दोबारा से टिका दिया। श्रेया सोच रही थी, अगर यही सच है तो क्या फायदा इस दुनिया में और समय रहने का। मेरा मकसद तो खत्म हो चुका। मैंने वंश को उसके पिता से मिला दिया और उसके पिता का नाम भी दे दिया। अब मुझे और क्या चाहिए। जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मुझे अपना समय इस अंधेरे में ही काटना चाहिए। ये अंधेरा ही अब मेरा घर है। ऐसा सोचकर श्रेया अपने दिमाग के अंदर की गहराइयों में फिसलती जा रही थी। श्रेया का दिमाग अपने आप से ही कट होता जा रहा था और वो दुनिया की असलियत को पीछे छोड़ देने की कोशिश में थी। श्रेया ने सोचा कि अगर आज वो मर भी जाए तो उसे रोकने वाला या उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा। उसको जिस अंधेरे ने घेरे रखा था वो अंधेरा ही अब उसका दोस्त बन चुका है। श्रेया अपने आप को इस अंधेरे को गले लगाने की इजाजत देती है और अपने दिल की सभी उम्मीद या उमंग को भूलने की कोशिश करने लगती है। वहीं असलियत में श्रेया अपने बिस्तर से 1 इंच भी नहीं हिल पाई थी और एक गहरी नींद में उसे सुला दिया गया था और श्रेया के बगल से निहाल भी एक पल के लिए भी हटा नहीं था। श्रेया को कौन सी दवाई दी जा रही है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जा रहा है, निहाल ने हर एक बात की खबर खुद ली हुई थी। उसे न किसी डॉक्टर पर भरोसा था और न ही किसी प्रोसेस पर। उसे अपने हाथों से अपने आंखों के सामने श्रेया को ठीक होते हुए देखना था। यही निहाल की जिद थी और यही प्रॉमिस उसने अपने बेटे को भी किया था। और अपने बेटे को किया हुआ प्रॉमिस निहाल तोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। पूरे 5 घंटे बाद श्रेया ने अपनी आंखें एक बार फिर से खोली। श्रेया वैसे तो सिर्फ 5 घंटे से अंधेरे के हवाले थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो सदियों बाद अपनी आंखें खोल रही हो और खुली हवा में सांस ले रही हो। श्रेया ने जोर से हवा को खींचकर अपने फेफड़ों में जाने दिया और तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वो अब तक जिंदा है। इसके बाद जैसे जैसे वो अपनी आंखों के सामने आने वाली रोशनी के मतलब जोड़ पा रही थी, वैसे वैसे उसे हॉस्पिटल का कमरा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। लेकिन फिर उसे एक शक्ल साफ साफ दिखाई देने लगी। ये शक्ल काफी सुंदर थी, शायद किसी लड़की के चेहरे से भी ज्यादा सुंदर, श्रेया से भी ज्यादा सुंदरता थी इस चेहरे में। ये चेहरा निहाल शेरगिल का था, जो श्रेया को देखने के लिए उसके चेहरे के बहुत पास उसकी आंखों के ठीक ऊपर आकर खड़ा हुआ था। पहले कुछ देर के लिए तो श्रेया को याद नहीं आया कि ये सुंदर सा चेहरा आखिर श्रेया को कैसे जानता है, लेकिन फिर निहाल ने श्रेया के गालों पर हाथ रखा। पिछले कुछ दिनों में निहाल ने श्रेया के गाल पर ठीक उसी तरह से हाथ रखना सीख लिया था, जैसे कि उसका बेटा वंश रखा करता था। इस छुअन में बहुत ज्यादा नरमी और अपनापन था और जैसे ही निहाल ने श्रेया को यूं छुआ वैसे ही श्रेया को अपने गले से निकलती हुई एक खांसी का एहसास हुआ। श्रेया खांसने लगी और उसने अब अपने गले से सांस ली। निहाल का चेहरा अब भी उसे पूरी शिद्दत से देख रहा था और उससे दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार फिर निहाल ने अपने हाथों से श्रेया के गालों को मला। कम ऑन श्रेया, कुछ बोलो, टॉक टू मी। आई नो कि तुम ठीक हो रही हो, तुम ठीक हो चुकी हो। डॉक्टर कुछ भी बोले लेकिन वो नहीं जानते कि तुम असल में कितनी स्ट्रांग हो। इसलिए टॉक टू मी श्रेया। श्रेया ने अपने होठों को 2-3 बार खोलकर बंद किया और फिर एक गहरी सांस ली। फिर श्रेया ने फूंक मारते हुए निहाल की आंखों में आंखें डालकर कुछ कहने की कोशिश की, पर क्या उसकी बात किसी और के कानों तक पहुंच पाएगी। आई उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने 2 बार आई कहा और ये आवाज निहाल को सुनाई दी। निहाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत ही पलटकर डॉक्टर को बुलाने की जिद की। श्रेया अब भी उस अधूरी बात को कहने की कोशिश कर रही थी, क्या वो अपनी ये बात पूरी कर पाएगी। एपिसोड 155। सब ठीक है। श्रेया की आंख जब खुली तो दिन का सूरज काफी ऊपर आ गया था। श्रेया ने अपनी आंखों पर अपने हाथ से पर्दा करते हुए उस तेज रोशनी को खुद की तरफ आने से रोका। उसने पलकें कई बार झपकाईं और आसपास का माहौल भांपा। ये एक हॉस्पिटल का कमरा था।
उसी हॉस्पिटल का कमरा जहां वो कल भी थी। उसके पास हॉस्पिटल की एक बड़ी सी मशीन लगी थी जिसमें कई सारे आंकड़े थे जो बार बार बदल रहे थे। श्रेया ने अब अपनी आंखें दूसरी तरफ की तो उसने पाया कि वहां कोई भी नहीं था। इस हॉस्पिटल के कमरे में श्रेया अकेली थी। श्रेया का दिल ये देखकर बैठ गया। उसे अच्छे से याद था कि कैसे कल उसने अपने आप को मौत के हवाले करते हुए पाया था। कैसे उसे मौत का खौफ नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था कि इस अकेली मरहम जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई थी और बल्कि वो पूरी तरह से जिंदा थी और अब होश में भी थी, फिर भी वो अकेली ही थी। ये उदासी श्रेया के अंदर घर कर पाती उससे पहले ही उसे एक नॉक सुनाई दिया। श्रेया ने सामने की तरफ देखा तो वहां उसी सुंदर से आदमी को खड़ा पाया। श्रेया इस सुंदर से आदमी को अच्छी तरह से जानती थी। ये निहाल शेरगिल था, जो एक धोखे की वजह से उसकी जिंदगी में एक रात के लिए आ गया था, पर तब से उसने श्रेया की पूरी जिंदगी ही बदल डाली थी। उसके बेटे वंश का बाप था ये आदमी, जो इस वक्त श्रेया की तरफ देखकर एक बहुत ही सुंदर मुस्कान बिखेर रहा था। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। निहाल के मुंह से खुद के लिए ब्यूटीफुल शब्द सुनकर श्रेया अपने चेहरे को लाल पड़ने से नहीं रोक पाई, पर उसने कुछ कहा नहीं। श्रेया को शायद अभी तक पता नहीं था कि उसके गले से कोई आवाज निकल भी रही है या नहीं। डोंट वरी श्रेया, तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। आओ कुछ कहो, मुझसे बात करो, कम ऑन से समथिंग। क्या कहूँ? श्रेया ने ना चाहते हुए भी ये दो शब्द कह दिए और निहाल मुस्कुराने लगा। श्रेया भी अब मुस्कुराने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे खुद ही अपने गले की आवाज सुनाई दे रही थी। आई एम ऑक, मैं ठीक हूँ निहाल। श्रेया ने अपने गले को छूते हुए ये सवाल पूछा, जैसे वो क्रॉस चेक कर रही हो कि ये सपना है या हकीकत। एक पल के लिए तो श्रेया ने अपने हाथ में पिंच भी कर लिया, ताकि उसे 100% भरोसा हो जाए कि ये एक सपना नहीं है। यस श्रेया, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। डॉक्टर बीच में थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि तुम्हारे माथे की चोट का उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था। पर फिर तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि डॉक्टर को भी लगा कि तुमसे बेहतर रिकवरी कोई और नहीं कर सकता था। वेल डन श्रेया। निहाल ने ऐसा कहकर श्रेया के माथे को चूम लिया। श्रेया को भी निहाल के इस रवैये से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे महसूस हुआ जैसे वो कोई बड़ी रेस जीत कर आई है। शायद दवाइयों का भारी असर अब भी उसके दिमाग में था, लेकिन श्रेया इस वक्त अपने आप को काफी हल्का होता महसूस कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीने की एक नई वजह और एक नया चांस मिल गया हो। इसी उमंग से भरी हुई श्रेया ने अब बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन निहाल ने उसे कंधे से पकड़ के रोकते हुए कहा, एक मिनट श्रेया, तुम ठीक हो गई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उछल कूद कर सको। जी नहीं, अभी थोड़ी सी रिकवरी और बाकी है। तुम्हारे पैर की चोट को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर ने प्लास्टर तो कर दिया है, पर साथ में ये भी कहा है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें व्हीलचेयर के सहारे रहना पड़ेगा। ओह, श्रेया ने अब अपनी पैर की तरफ देखा तो पाया कि उसका दाहिना पैर सफेद पट्टियों से घिरा हुआ था। निहाल ने अब श्रेया को अपने हाथों के सहारे से ऊपर टेक के बिठाया और फिर कहा, वैसे तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसे ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा, पर मुझे लगता है कि तुम ऐसा 15 दिन में ही कर लोगी। देखो ना, तुम्हारे माथे की चोट भी तो जल्द ही ठीक हो गई ना। तुम बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो श्रेया, अब मैंने तो ये मान लिया है। अच्छा होगा कि तुम खुद भी ये बात मान लो। निहाल की बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि श्रेया उसकी हर बात यूं ही मान लेने के लिए तैयार थी। तभी एक डॉक्टर कमरे में आ गए और श्रेया को जगा हुआ देखा कर डॉक्टर खुद भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, वेल डन मिसेस श्रेया, आप वाकई में एक फाइटर हैं। निहाल ने हमें यही बात कही थी, पर मैंने ही उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मेरे इतने साल के करियर में मैंने इतनी जल्द किसी की हेड इंजरी से रिकवरी देखी ही नहीं है। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। हालांकि शायद दवाइयों की वजह से मेरा सर अब भी घूम रहा है। जी हाँ श्रेया जी, ऐसा होना लाजमी है। आपके सर को काफी चोट आई थी और ऐसे में आपको इसका काफी ख्याल रखना होगा। हमने जो दवाई दी है उन दवाइयों का असर कुछ दिनों तक यूं ही बना रहेगा। आपको ड्राइविंग या कुकिंग करने की अनुमति नहीं है इस बीच। श्रेया ने सर हिलाते हुए इस बात पर मंजूरी दे दी। उसे इस वक्त वैसे भी अपनी पूरी चोट का अंदाजा नहीं लग पा रहा था,
इसलिए वो खुद भी आराम करना चाहती थी। तभी श्रेया ने निहाल के हाथ को पकड़ के खींचते हुए पूछा, निहाल, वंश कहाँ है? कैसा है वो? मुझे याद है कि कल वो इस हॉस्पिटल में आया था, लेकिन वो तो मुझे इस तरह देखकर काफी घबरा गया होगा ना। निहाल ने डॉक्टर को थैंक यू कहकर जाने की अनुमति दे दी और फिर श्रेया के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसने कहा, वंश बिल्कुल ठीक है। यू आर राइट, मैंने ना चाहते हुए भी उसे यहाँ बुला लिया था क्योंकि वो तुम्हें देखने की जिद कर रहा था। लेकिन ऐसा करना सही नहीं था क्योंकि वंश तुम्हें इस हालत में देखकर काफी रो पड़ा, लेकिन अभी वो ठीक है और घर लौट चुका है। मॉम उसे देखा रही हैं, और तुम भी उससे जल्द ही मिलोगी। डॉक्टर ने तुम्हारे रिलीज पेपर भी साइन कर दिए हैं, अब हमें घर जाना है बस। श्रेया ने निहाल की बात सुनकर महसूस किया कि वो निहाल को एक कितना अच्छा बाप मानती थी। निहाल की हर एक बात उसके बेटे से इतनी आसानी से जुड़ी थी। जितना दोनों के हाव भाव मिलते थे उतना ही दोनों का मन भी जुड़ा हुआ था। श्रेया ने इसलिए सोचा कि अगर वंश को शेरगिल सरनेम मिल भी जाए, तब भी ये शायद इतनी बुरी बात नहीं होगी। अब एक नर्स कमरे में आए और उसने निहाल और श्रेया की बातों को काटते हुए कहा, मैडम आपको चेंज करवाना है मुझे। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें रिलीज करना होगा। ये नर्स श्रेया के कपड़े बदलने आई थी और निहाल को श्रेया का पति समझकर वो यूं ही श्रेया के कपड़े खोलने लग जाती है। निहाल को भी जैसे ही इस बात की समझ होती है वो तुरंत उठकर अपने सनग्लासेस पहन लेता है और फिर ऑकवर्ड होते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया भी उसकी इस हरकत से सेफ महसूस करती है। जब श्रेया हॉस्पिटल के गाउन से चेंज करके अपने कपड़ों में आ गई तो उसे बड़ा ही नॉर्मल सा महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे वो एक बार फिर श्रेया मल्होत्रा बन चुकी है, ना कि कोई हॉस्पिटल की पेशेंट है। फिर भी बिस्तर से निकलते ही नर्स ने श्रेया को व्हीलचेयर में बिठा दिया और फिर घसीटते हुए उस व्हीलचेयर को कमरे से बाहर ले आई। श्रेया ने देखा कि हॉस्पिटल के इस लंबे कॉरिडोर में निहाल शेरगिल एक कोने में खड़ा था और उसके साथ श्रेया के बचपन की दोस्त भाविका यानी कि बबली भी खड़ी थी। दोनों आपस में काफी गहरी बात कर रहे थे। नर्स को जाने के लिए बोलने के बाद श्रेया ने खुद का व्हीलचेयर अपने हाथ से धकेलते हुए निहाल और बबली के पास ले आई। उसे देखकर बबली एकदम से चौंक गई और फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, ब्रेव वुमन। श्रेया, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हें इस तरह से कभी देखा जो नहीं था, हमेशा स्ट्रांग ही दिखती थी तुम, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम सो सॉरी श्रेया। श्रेया ने सर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अब, इसलिए सब ठीक है। श्रेया के ऐसा कहते ही निहाल कुछ परेशान सा दिखने लगा और अपने आप को रोकने की कोशिश करने में नाकामयाब होकर निहाल ने आखिर में कहा, कम ऑन श्रेया, तुम्हारी ये हालत अपने आप नहीं हुई है, किसी ने तुम्हारी ये हालत की है, ये हम सब साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए जो हुआ वो हुआ नहीं। तुम्हें हमें बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है। और वैसे भी हम सबको एक अच्छा अनुमान है इस बात का कि इसके पीछे कौन हो सकती है। नताशा का चेहरा एकदम से श्रेया के चेहरे के सामने घूमने लगा और श्रेया की सांस तेज हो गई, पर खुद को कंट्रोल करते हुए श्रेया ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं साइड पर अकेली थी जब मेरा पैर एक टेबल पर फंस गया और मैं गिरने से खुद को बचा नहीं पाई, वहीं रखे एक दूसरे किसी शोपीस से शायद मेरे सर पर चोट लग गई। यही सच है। कम ऑन श्रेया, तुम हमें सच बता सकती हो। आखिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। डॉक्टर ने खुद कहा कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था। बबली की इस बात को सुनकर श्रेया एक पल के लिए खामोश हो गई। उसने डॉक्टर के मुंह से ये नहीं सुना था, लेकिन ये बात सुनकर श्रेया का दिल धक धक करने लगा। श्रेया ने खुद को इस हॉस्पिटल में मरते हुए महसूस तो किया था, लेकिन वो अभी ये नहीं कह सकती थी कि वो सच था या सपना। पर फिर भी श्रेया अपनी बात पर डटी रही। नो सीरियसली, मुझे कोई धक्का क्यों देगा, मैं खुद ही गिर गई थी। ये साइट जैसी जगहों में इतना सामान फैला होता है कि ऐसा हो जाना बहुत ही नॉर्मल है। श्रेया की इस बात से हैरान होकर बबली ने निहाल की तरफ देखा, लेकिन निहाल का चेहरा एकदम स्थिर था, जैसे उसे पता था कि श्रेया यही बोलने वाली है। इसलिए निहाल ने अब बबली को देखाकर कहा, लेट्स गो विद इट। मेरे कहे मुताबिक तुम पेपर रेडी करवा दो।
बबली ने निहाल की बात सुनकर अपना सर हिलाया और फिर वो श्रेया को झुककर गले मिलकर हॉस्पिटल से बाहर चली गई। वहीं निहाल, जो अब थोड़े गुस्से में लग रहा था, उसने श्रेया के व्हीलचेयर के हैंडल को पीछे से पकड़ा और उसे इस हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगा। श्रेया ने निहाल के गुस्से का कारण पूछते हुए उससे सवाल किया तो निहाल ने कुछ नहीं कहते हुए उस सवाल को टाल दिया। जब तक वो दोनों हॉस्पिटल के में गेट पर आए तब तक निहाल की गाड़ी भी यहां आकर लग चुकी थी और इस बार निहाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के श्रेया को आकर पकड़ा और अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया को पहले तो काफी ऑकवर्ड महसूस हुआ, लेकिन निहाल ने उसे इतनी नरमी से पकड़ा हुआ था कि श्रेया सारी ऑकवर्डनेस भूल गई और उसने तो निहाल के कंधे को अपने हाथ से जकड़ लिया। गाड़ी के सीट में बिठाते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन जहां श्रेया निहाल की आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी, वहीं निहाल ने अपनी आंखों को श्रेया से एक बार भी नहीं मिलाया और वो दूर से ही हट गया और फिर ड्राइवर के बाजू में जाकर बैठ गया। श्रेया और निहाल अब शेरगिल मेंशन की तरफ बढ़ने लगे। वही शहर के दूसरे तरफ मल्होत्रा कोठी में भी चीजें थोड़ी गंभीर हो गई थी। नताशा सुबह सुबह उठी ही थी कि जमुना ने उसके कमरे में आकर कहा, जल्दी से तैयार हो जा, मैंने रौनक और उसके बड़े भाई भाभी को खाने पर बुलाया है, वो लोग आते ही होंगे। नताशा चौंक कर जल्दी से उठ गई। व्हाट बेबे, लेकिन क्यों? शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, हम सब वैसे भी मिलने ही तो वाले हैं गुरुद्वारे में, फिर ये लंच पर क्यों बुला लिया उन लोगों को आपने? क्योंकि मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है, जमुना जी ने सीधी बात करते हुए नताशा को सच बताया। जरूरी बात? कैसे जरूरी बात बेबे? आप मुझे क्यों नहीं बता रही हो इस जरूरी बात के लिए? आखिर वो मेरा परिवार होने वाला है। जमुना ने लेकिन अब गुस्सा करते हुए बड़े तीखे अंदाज में कहा, होगा वो तेरा परिवार कल जाकर, लेकिन आज तू मेरी बेटी है और मैं ही तेरा परिवार हूँ, समझ गई ना? और इसलिए उनसे बात करने का मुझे पूरा हक है। अब तू तैयार होगी या यूं ही पैजामे में मिलेगी अपने ससुराल वालों से? पूर्ण विराम। नताशा गुस्से में चिढ़ते हुए और कुछ नहीं कह पाए और बस तैयार होने के लिए चली गई। जब तक नताशा पूरी तरह से तैयार हुई तब तक लंच का समय होने ही वाला था। नताशा ने एक सुंदर सा नया सलवार सूट पहन लिया जो उसने शादी के ही एक फंक्शन के लिए बनवाया था। पर फिर भी उसके दिल के अंदर का डर कम नहीं हुआ। उसे पता था कि उसके माँ बाप दोनों ही रौनक के इरादों पर शक कर रहे हैं और उसकी होने वाली शादी से नाखुश होते जा रहे हैं। ऐसे में रौनक के घर वालों से मिलना एक अच्छा आइडिया नहीं था, ये नताशा अच्छे से जानती है। तभी मल्होत्रा कोठी के सामने कुछ ऐसा होता है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। कोठी के सामने नताशा के ससुराल वालों की जगह पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी को देखकर नताशा और जमुना जी दोनों ही काफी डर जाते हैं और जमुना जी तो जगदीप को आवाज देकर बुलाने लगती हैं। आखिर पुलिस मल्होत्रा कोठी में आज क्या करने आई है? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।